हिंदी का करेंगे। इस सेशन का जो शुभारंभ हो रहा है, आज हम हिंदी को चैप्टर वाइज चैप्टर इसका धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो व्याकरण व्याकरण क्या है? हिंदी भाषा में व्याकरण व्यवस्था को बनाए रखने और उसके शुद्ध व अशुद्ध प्रयोग पर ध्यान रखता है। ये तो बात व्याकरण की हो गई। तो जो हिंदी भाषा में व्याकरण के 3 अंग हैं। तो दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, उसका जो आरंभ होता है वो यहीं से होता है कि हिंदी में व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है जिसका नाम है वर्ण विचार, और जो आपका दूसरा है वो है शब्द विचार। और जो 3 नंबर पर है वह है वाक्य विचार। जो आपका वर्ण विचार है, इसके अंतर्गत वर्णों के भेद, रूप, आकार आदि का अध्ययन किया जाता है। जो आपको वर्ण पढ़ रहे हैं, तो वर्ण किसका आकार किस प्रकार का होना चाहिए और उसका रूप और उसके भेद कितने हैं, वो सब हम वर्ण विचार के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब बात है शब्द विचार की। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, प्रयोग, उत्पत्ति, रूप आदि का अध्ययन किया जाता है। अब यदि बात करें हम वाक्य विचार की, तो इसके अंतर्गत वाक्य निर्माण और उसका संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो वर्ण है, वर्णों के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि उनके रूप किस प्रकार, आकार बनाना और उसके भेद कितने हैं। और इसी प्रकार जो शब्द विचार के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, हम शब्दों के भेद, प्रयोग, उत्पत्ति, रूप और आदि का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार वाक्य विचार में जो वाक्य का निर्माण है किस प्रकार होगा और जो वाक्य का संगठन है या विग्रह है
आदि का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं आगे। अब ये तो हमने पढ़ लिए। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो आप बता देंगे कि क्या है, ध्वनि। अर्थात जैसे ही आपको कहीं ये क्वेश्चन मिले एग्जाम में कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो आप बोलेंगे ध्वनि। यदि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो आप आंसर लगाएंगे वर्ण। जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। यदि ये काफ़ी कंफ्यूज भी करता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आप इसका आंसर लगाएंगे क्योंकि इसमें यहाँ थोड़ा जो व्यक्ति है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ध्वनि लगाएं या वर्ण। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कहीं तो आप हमेशा उसका आंसर वर्ण लगाएंगे कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वर्ण है। तो अब है अर्थ के आधार पर भाषा के अंग कितने होते हैं, तो आंसर लगाएंगे आप 2। अब 2 कौन है वे? एक है शब्द और दूसरा है वाक्य। तो अर्थ के आधार पर भाषा के अंग कितने होंगे, 2। अर्थ के आधार पर जो भाषा के अंग हैं वो हैं 2। कौन? शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य भाषा के 2 अंग होते हैं। और अब जो नंबर है वह है वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला है स्वर और दूसरा है स्वर और जो दूसरा है वो है व्यंजन। अब यदि बात स्वर की करें, स्वर की परिभाषा क्या बनेगी, तो स्वर की परिभाषा वे वर्ण या ऐसे लिख लें आप, जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है स्वर कहलाते हैं। अब यदि बात व्यंजन की करें तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की सहायता से होता है। तो ऐसे क्या कहलाएंगे आपके
व्यंजन कहलाएंगे। सॉरी, यहाँ थोड़ा गलती हो गई। जिन वर्णों का उच्चारण, यहाँ लिखेंगे आप उच्चारण, स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का, दोबारा लिख देता हूँ, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और व्यंजनों में हमने पढ़ा है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यदि हम बात करें क, जो क है वो आपका बना है क हलंत और प्लस जमा ए से, तब जाके जो ध्वनि बनती है पूर्ण वो क की ध्वनि निकलती है। अर्थात जो क बना है वो क क्या है, क जमा ऐसे बना है। इसी तरह यदि हम पै की बात करें तो पै बना है पै प्लस जमा ए। तो इस प्रकार व्यंजनों का चर्चा तभी करेंगे जब व्यंजन स्टार्ट होंगे। अभी हम स्वरों पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं स्वर की। स्वर जो हेडिंग है वो चल रहा है हमारा स्वर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से हैं वो? ए, आ, ई, ओ, ऊ, रीरी, ए, आई, ओ, औ। ये आपके क्या हैं? 11 स्वर हैं। और इनमें जो रीरी है इसका प्रयोग बहुत कम होता है। अब यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लिखने के आधार पर क्या है कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या बताइए। तो आप बताएंगे कितनी? 11। तो लिखने के आधार पे हैं जो स्वर हैं आपके 11। यदि बात मात्राओं के आधार पर की जाए या उच्चारण के आधार पर की जाए तो संख्या होगी उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या वो होगी आपकी 10। अब 10 कैसे? क्योंकि जो आपका ए है, ये जो ए है आपका, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। यह उदासीन होता है। तो जो ए है आपका वो क्या होता है? उदासीन। और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या आपकी है 10 और लिखने के आधार पर जो स्वरों की संख्या है वो है आपकी 11। चलिए अब
नोट करके लिखेंगे आप इसे। 2 स्वर और होते हैं जो काउंटिंग में नहीं लेते, अंग, ए, इन्हें हम अयोग वाहक बोलते हैं, अयोग वाह। अब जो अयोग वाह है जो अयोग वाह है का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ देख लेते हैं अयोग वाह का। इसका अर्थ है जो योग न होने पर भी, न होने पर भी, या योग न होने पर भी साथ चले, अर्थात जिनका व्यंजन और स्वरों में योग भी नहीं होता परंतु वो फिर भी क्या होते हैं, साथ चलते हैं व्यंजन और स्वरों के। अब बात यदि इसकी हम करें, हम अंग है, इसे हम बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार। अब थोड़ा अनुस्वार के बारे में देख लेते हैं। अनुस्वार, जो अनुस्वार है आपका, अनुस्वार यह स्वरों के बाद आने वाला वर्ण है, अर्थात ये जो स्वर हैं आपके उनके बाद अनुस्वार आता है और जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, नाक से निकलती है। जैसे आप बोलेंगे अंगूर, तो जब आप अंगूर बोल रहे हैं तो ज़्यादा आवाज़ कहाँ से प्रवाहित होगी आपकी, वो होगी नाक से। अंगूर है आपका और अंगद है, अंगूर है आपका और अंगद है, बोल के देखो अंगूर, तो जो आवाज़ है वो अधिकतम किससे, कहाँ से आ रही है, नाक से। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा है कि जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। ठीक है जी, चलिए आप आगे। अब थोड़ी सी बात जो है हम विसर्ग की कर लेते हैं। आपका है एह क्या है, ये आपका, यह है विसर्ग, विसर्ग। विसर्ग को थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है, क्या इसके प्रभाव हैं। विसर्ग, विसर्ग है आपका तो विसर्ग ये भी क्या है, अनुस्वार की तरह, अनुस्वार की तरह स्वरों के बाद आने वाला वर्ण है, अर्थात ये भी जो है अनुस्वार की ही तरह स्वरों के बाद आने वाला वर्ण है। तो परंतु जो इसका उच्चारण है, इसका उच्चारण है की आवाज़ में होता है, अर्थात इसका जो उच्चारण होगा वो आपका क्या होगा, है की तरह होता है। जैसे आप बोलें क्या, स्वतः है, स्वतः जो है यहाँ जो ये क्या है, विसर्ग है, तो यहाँ किसकी आवाज़ आ रही है की आवाज़ आ रही है, अर्थात इनका जो जब प्रयोग होता है तो उसमें है की आवाज़ उत्पन्न होती है। अब यदि बात करें हम
कि जो अनुस्वार है, अनुस्वार और विसर्ग, इसकी बात करें कि क्या स्वर है या व्यंजन, तो हम लिख देंगे कि यह या ऐसे लिख दें कि ये दोनों न तो स्वर और न व्यंजन है। अर्थात इन्हें आप नहीं तो स्वर बोल सकते और ना ही व्यंजन बोल सकते हैं। तो ये इनका मुख्य पॉइंट था। ये दोनों के साथ चलते हैं, जैसे व्यंजन के साथ भी चलेंगे और स्वर के साथ भी। जैसे आप लिखें अंगद, जैसे अंगद, और फिर लिखें आप रंग। यहाँ आप देखेंगे कि ये व्यंजन के साथ है और ये है आपका स्वर के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ये व्यंजन और स्वर दोनों के साथ चलते हैं। जो अगला पॉइंट है अब हमारा, वह है आपका स्वरों के भेद। जो स्वरों के भेद हैं वो बहुत विभिन्न प्रकार से हैं, तो जो उनमें कुछ 8-9 प्रकार हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहला जो है वो है उत्पत्ति के आधार पर हम इनमें भेद करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर। और जो नंबर 2 है आपका वह है उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल या मात्राओं के आधार पर। और जो आपका नंबर 3 है वह है जीभ के आधार पर। और जो आपका नंबर 4 है वह है आपका मुख द्वार खुलने के आधार पर। और जो नंबर 5 है आपका वह है ओष्ठाकृति के आधार पर। और जो नंबर 6 है आपका, नंबर 6 है उच्चारण स्थान के आधार पर। नंबर 7 जो है आपका वह है नाक एवं मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर। और जो नंबर 8 है आपका वह है घोषत्व के आधार पर। और जो लास्ट है आपका वह है नंबर 9 जाति के आधार पर। तो ये हैं आपके कुछ कुछ जो हम देख रहे हैं इसके जो भेद स्वरों के, वो इस प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण या मात्राओं के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, नाक एवं मुंह से निकलने वाली
हवा के आधार पर, घोषत्व के आधार पर और जाति के आधार पर। अब 1 बाय 1 करके हम इनके बारे में धीरे धीरे जानेंगे।